नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी 99 पर। और आज हम एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं जिसमें आज हम देखेंगे भारत के महान्यायवादी को। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के महान्यायवादी को। साथियों, आज हम भारत के न्यायवादी से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनके कार्यकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इनके वेतन एवं भत्ता कितना होता है, इसका वेतन एवं भत्ता कितना होता है, इनको भी डिस्कस करेंगे। और इनके कर्तव्य क्या होते हैं कि महान्यायवादी के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके अधिकार क्या होते हैं, ठीक है ना, इनका अधिकार क्या क्या होता है। इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि आप हमारे वीडियो पर या हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की। साथियों, भारत के महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। कौन होता है? यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति की, कि इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। साथियों, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। किसकी? मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है, ठीक है ना। इनकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। साथ ही अब हम बात करते हैं इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। इनकी योग्यता की बात करते हैं। साथियों, महान्यायवादी उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है तो उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। या फिर अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। वह भारत का नागरिक हो या उसने किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। या फिर उसने किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो, ठीक है ना। यदि ये योग्यता है तो उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। या फिर वह राष्ट्रपति के मद में विधिवेत्ता हो, ठीक है। राष्ट्रपति के मद में विधिवेत्ता हो या कानून का ज्ञाता हो। क्या हो? कानून का ज्ञाता, ठीक है। ये योग्यता होनी चाहिए। साथ ही अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की, ठीक है। साथियों, संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल से संबंधित कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है ना। जो महान्यायवादी का कार्यकाल है इससे संबंधित संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यदि हम बात करें कि इनको हटाया किस प्रकार जाता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर इनकार करता है और इसको संसद के अनुमोदन के द्वारा हटाया जा सकता है।
या फिर वह अपना त्यागपत्र खुद राष्ट्रपति को सौंपे तो अपने पद से हट सकता है, ठीक है ना। इसको हटाने की प्रक्रिया इतनी ही है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके वेतन एवं भत्तों के, ठीक है, कि इनके वेतन एवं भत्ते कितने होते हैं, वेतन भत्ते, ठीक है। साथियों, महान्यायवादी के वेतन एवं भत्ते से संबंधित संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। इनके वेतन एवं भत्तों से संबंधित संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है। इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण है जो निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर कार्य करता है तो इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके कार्य और शक्तियाँ, ठीक है। इनके कार्य या कर्तव्य कौन कौन से हैं, इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, ठीक है ना। साथियों, भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होने के रूप में महान्यायवादी के निम्न कर्तव्य हैं। कितने? मतलब कुछ कर्तव्य हैं। यह भारत का कानूनी अधिकारी है तो इससे संबंधित कुछ इसके कर्तव्य हैं। इनके कर्तव्यों की हम बात करें कि इनके कर्तव्य क्या क्या हैं, तो इनका पहला कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को ऐसे मामलों में सलाह देता है जो राष्ट्रपति सौंपता है, ठीक है। इनका पहला कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को ऐसे मामलों में सलाह देता है जो राष्ट्रपति सौंपते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति सौंपते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा कर्तव्य इनका कि विधि स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करेगा जो राष्ट्रपति सौंपेगा, ठीक है। विधि के स्वरूप मतलब विधि से संबंधित ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति सौंपेंगे, ठीक है। विधि स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो राष्ट्रपति सौंपेंगे। तीसरा इनका कर्तव्य है कि संविधान या विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। तीसरा कर्तव्य है कि संविधान या विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है, निर्वहन करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य सौंप सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति है जो कौन कौन से कार्य सौंप सकता है, उनको भी हम देखेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपे जाते हैं, ठीक है ना। साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को मुख्य कार्य सौंपे जाते हैं, जिनमें हम मुख्य 3 कार्यों को देखते हैं कि कौन कौन से कार्य सौंपे जाते हैं। इनमें पहला है कि वह भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामला लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होगा, ठीक है। कि वह भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामला है तो वह उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से जाएगा, ठीक है। इनका पहला कर्तव्य होगा। दूसरा कर्तव्य है कि संविधान की अनुच्छेद 143, साथियों अनुच्छेद 143 ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, ठीक है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति के द्वारा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये महान्यायवादी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तीसरा कर्तव्य है सरकार से संबंधित किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगा, ठीक है। यदि सरकार से संबंधित कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई महान्यायवादी के द्वारा की जाएगी। तो इसके प्रमुख कर्तव्य थे, ठीक है, या राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए प्रमुख कार्य थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अधिकारों की, ठीक है, कि इनके अधिकार क्या क्या होंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं इनके अधिकारों की कि महान्यायवादी के अधिकार क्या क्या हैं। साथियों, इनका पहला अधिकार है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। जो महान्यायवादी है
वह भारत के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में व किसी भी अदालत में, ठीक है, अदालत में महान्यायवादी सुनवाई कर सकता, ठीक है, महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। इनका दूसरा अधिकार है, ठीक है, इनका दूसरा अधिकार है कि संसद के दोनों सदनों में बोलने, ठीक है, इनको संसद के दोनों सदनों में बोलने, ठीक है, कार्यवाही में भाग लेने, कार्यवाही में भाग लेने व संयुक्त बैठक में बैठने का अधिकार है, ठीक है, संयुक्त बैठक में बैठने का अधिकार है, ठीक है ना। साथियों, जो महान्यायवादी है वह संसद के दोनों सदनों में बोलने व कार्रवाई में भाग लेने व संयुक्त बैठक जब होती है तो उनमें बैठने का अधिकार है। लेकिन जब कोई निर्णायक मत होता है तो उसमें इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना, इसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। जो महान्यायवादी है वह संसद में वोट नहीं दे सकता, लेकिन उनकी बैठकों में भाग ले सकता है, ठीक है। तीसरा इनका अधिकार है कि यह संसद सदस्य के रूप में सभी वेतन भत्तों को विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसको संसद सदस्य के रूप में, संसद सदस्य के रूप में सभी भत्ते, ठीक है, सभी प्रकार के भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है, सभी प्रकार के भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये महान्यायवादी संबंधित कुछ प्रमुख अधिकार हो गए। अब हम बात करते हैं कि इनकी सीमाएं क्या कहाँ हैं, ये कहाँ कहाँ तक कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कहाँ कार्य नहीं कर सकते और कहाँ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इनकी सीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो महान्यायवादी से संबंधित प्रमुख सीमा, ठीक है, इनकी क्या क्या सीमा है, ठीक है। तो साथियों, इसमें पहला कहा गया है कि वह भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, ठीक है। साथ ही जो महान्यायवादी है वह भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस मामले पर वह टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस मामले पर वह टिप्पणी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? उस मामले पर वह टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है ना। जिस मामले पर वह भारत सरकार की ओर से पेश हो रहा है उस मामले पर वह टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है। वह भारत सरकार की बिना अनुमति के, ठीक है, भारत सरकार की बिना अनुमति के किसी परिषद या कंपनी के निर्देशक के रूप में काम नहीं कर सकता। किसी कंपनी या परिषद के निर्देशक के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। जो महान्यायवादी है वह भारत सरकार की बिना अनुमति के वह किसी भी परिषद या कंपनी के निर्देशक के रूप में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। साथियों, हम बात करें कि महान्यायवादी को अपना निजी कार्य करने से कोई रोक नहीं है, ठीक है ना। जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी को अपना निजी कार्य, मतलब जो विधि से संबंधित कोई भी निजी कार्य है उस पर रोक नहीं है, लेकिन उसको भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। भारत सरकार से
अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी अपना निजी कार्य है, वकालत से संबंधित कोई भी कार्य है वह कर सकता है, लेकिन उसको पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथियों, अभी हमने देखा महान्यायवादी से संबंधित प्रमुख कर्तव्य, सीमाएं और उनके अधिकारों को देखा। साथियों, अब हम देखेंगे कि अब तक कुल कितने महान्यायवादी नियुक्त किए जा चुके हैं। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि अब तक कुल कितने महान्यायवादी नियुक्त किए जा चुके हैं। तो साथियों, अब तक कुल 15 महान्यायवादी नियुक्त किए जा चुके। ठीक है, 15 महान्यायवादी नियुक्त किए जा चुके। उनको हम देखेंगे कि प्रथम महान्यायवादी कौन था और वर्तमान में कौन है, इन सभी को हम अभी डिस्कस करेंगे। साथियों, अब हम कुछ महान्यायवादियों को लिस्ट में लेकर आए हैं, उनका आप देखिए। तो इनमें पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। ठीक है, जो पहले न्यायवादी थे वो थे MC सीतलवाड़। इनका कार्यकाल था 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था? 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963। और इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। कैसा था? सबसे लंबा कार्यकाल था इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था पहले महान्यायवादी का। दूसरे न्यायवादी हमारे CK दफ्तरी। ठीक है, दूसरे न्यायवादी हैं CK दफ्तरी। इनका कार्यकाल था 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था? 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक इनका कार्यकाल था। तीसरे महान्यायवादी हैं नीरेन डे हैं तीसरे महान्यायवादी। इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977। ठीक है, इनका कार्यकाल था। चौथे महान्यायवादी हैं SB गुप्ते। ठीक है, जो चौथे महान्यायवादी नियुक्त किए गए थे उनका नाम है SB गुप्ते। इनका कार्यकाल है 1 अप्रैल 1977 से 8 अगस्त 1979। ठीक है, हमारे पांचवें महान्यायवादी हैं LN सिन्हा। ठीक है, जो पांचवें महान्यायवादी हैं उनका नाम है LN सिन्हा। इनका कार्यकाल था 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983। हमारे छठवें महान्यायवादी थे K पराशरण। ठीक है, इनका कार्यकाल था 9 अगस्त 1983 से 8 दिसंबर 1989। हमारे सातवें महान्यायवादी थे सोली सोराबाजी। ठीक है, जो हमारे सातवें महान्यायवादी थे उनका नाम है सोली सोराबाजी। और इनका कार्यकाल था 9 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990। साथियों, इनका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, यह सबसे कम कार्यकाल इनका था। ठीक है, इसके बाद है हमारे 8वें महान्यायवादी हैं G रामास्वामी। ठीक है, G रामास्वामी। इनका कार्यकाल था 3 दिसंबर 1990 से 23 नवंबर 1992। 9वें महान्यायवादी हैं मिलन के बनर्जी। ठीक है, इनका कार्यकाल था 21 नवंबर 1992 से 8 जुलाई 1996। हमारे 10वें क्रम के महान्यायवादी हैं अशोक देसाई। ठीक है, इनका कार्यकाल था 9 जुलाई 1996 से 6 अप्रैल 1998। साथियों, अभी तक हमने 10 न्यायवादियों की लिस्ट देखी। अब हम 11वें न्यायवादी को देखेंगे, आगे भी देखेंगे। तो साथियों, हम देखेंगे कि 11वें न्यायवादी हमारे कौन थे। तो 11वें न्यायवादी हमारे थे सोली सोराबाजी। ठीक है, हमारे 11वें न्यायवादी थे सोली सोराबाजी। साथियों, यह इनका दूसरा कार्यकाल था। कौन था? ये इनका दूसरा कार्यकाल था। ठीक है ना, इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। तो इनका कार्यकाल रहा है 7 अप्रैल 1998 से 4 जून 2004 तक। ठीक है, इनका ये दूसरा कार्यकाल है सोली सोराबाजी का। और ये इनका कार्यकाल रहा है 7 अप्रैल 1998 से 4 जून 2004। हमारे 12वें क्रम के महान्यायवादी थे मिलन के बनर्जी। ठीक है, मिलन के बनर्जी। इनका भी ये दूसरा कार्यकाल था। कौन था? इनका भी ये दूसरा कार्यकाल था। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा है
5 जून 2004 से 7 जून 2009, ठीक है। 5 जून 2004 से 7 जून 2009 इनका कार्यकाल रहा है। हमारे 13वें क्रम के महान्यायवादी हैं गुलाम S.G. बहनवती, ठीक है। ये हमारे 13वें क्रम के महान्यायवादी थे। इनका कार्यकाल था 8 जून 2009 से 11 जून 2014, ठीक है। इनका कार्यकाल रहा। हमारे 14वें क्रम के महान्यायवादी थे मुकुल रोहतगी, ठीक है। मुकुल रोहतगी ये हमारे 14वें क्रम के महान्यायवादी थे। इनका कार्यकाल था 12 जून 2014 से 30 जून 2017, ठीक है। हमारे 15वें क्रम के महान्यायवादी हैं जो हमारे वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में महान्यायवादी, ठीक है। जो हमारे 15वें क्रम के महान्यायवादी हैं ये हमारे वर्तमान के महान्यायवादी हैं। इनका नाम है के वेणुगोपाल, ठीक है। ये हमारे वर्तमान महान्यायवादी कौन है? वर्तमान न्यायवादी, ठीक है। इनका कार्यकाल रहा है 30 जून 2017 से अभी वर्तमान में चल रहा, ठीक है। तो ये हमारे 15 महान्यायवादी हुए और न्यायवादी से संबंधित जितने भी जानकारी थी हमने आपको डिस्कस की। साथियों, यह एक मेरा छोटा सा प्रयास था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।